हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एसे राइटिंग डिस्कशन की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 22 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 23 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का एसे लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एसे आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस एसे को पढ़ेंगे, देखेंगे कि आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। इससे पहले हम आपके एसे को पढ़ें, आप में से अधिकांश बच्चे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए हमने एसे राइटिंग की आपके लिए 2 सीरीज़ शुरू की है, जिसमें पहली सीरीज में हम आपको ये बताते हैं कि एसे राइटिंग आपको कैसे करना है। दूसरी सीरीज में जब हम जो टॉपिक वहाँ बता देते हैं, आपसे कहते हैं कि आप उसी टॉपिक को लिखकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजें, और जब आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजते हैं तो हम उसे एसे राइटिंग डिस्कशन सीरीज में चेक करते हैं। तो ये वास्तव में वही सीरीज है, पार्ट 2। ठीक है, ऑलरेडी आप में से जिन बच्चों ने एसे राइटिंग सीरीज़ ना देखी हो वो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर देखें, हमने वहाँ पे इस एसे को काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। बट यहाँ पे हम कुछ नए पॉइंट के साथ इसे फिर से डिस्कस करेंगे और देखेंगे इन्होंने इसे कैसे लिखा है। ठीक है, तो इनका जैसा कि आप इसे देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी। ठीक है, प्रौद्योगिकी जब भी आप लिखेंगी तो ये विद्या वाली धा बनती है। ठीक है, प्रौद्योगिकी आपने लिखा है, प्रौद्योगिकी ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से तात्पर्य है जब 2 राष्ट्र द्वारा द्विपक्षीय सहयोग पर बल दिया जाता हो या ये संबंध विदेश नीति के माध्यम से क्रियान्वित हों। तकनीकी विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है जो मानवता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्निहित हो। प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को उत्कृष्ट बनाती है। वास्तव में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण मानव सभ्यता के विकास के आरंभ से ही होता रहा है, जो विश्व के पूरे पटल पर प्रफुल्लित न होकर कुछ देशों के सभ्यता के मध्य सीमट ऐसे नहीं होता है, सीमट ठीक है, सिमट कर रह गया। बात चाहे हड़प्पा सभ्यता की हो या मिस्र की सभ्यता की या मेसोपोटामिया की सभ्यता की, इन सभी के मध्य भी प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान पर बल दिया गया और इनके मध्य संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता था। कई समीक्षकों एवं इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में जिस प्रकार की प्रौद्योगिकी का विकास किया गया, उदाहरण स्नानागार, अन्नागार, सड़कों का समकोण पर मुड़ना, नालियों का बेहतर प्रबंधन, भवन निर्माण, दुर्ग का निर्माण आदि, उनकी नकल हमें अन्य समकालीन सभ्यताओं में भी नजर आती है। अतः इस प्रकार उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान इनके मध्य संबंधों का एक अभिन्न अंग रही होगी। आगे इनका विकास लोहे के उपरांत और अधिक हो गया। प्रौद्योगिकी का चरमोत्कर्ष पुनर्जागरण काल के फलस्वरूप हुए औद्योगिकीकरण में देखने को मिलता है। इस क्रांति को प्रौद्योगिकी क्रांति भी कहा जा सकता है। इस क्रांति ने पूरे धरा को बदल डाला, विश्व का मानचित्र बदल गया। मानव अब अंधकार युग से पुनर्जागरण की ओर प्रवेश कर चुके थे, जहां वैज्ञानिकों एवं अन्य चिंतकों द्वारा नए नए उपकरणों का आविष्कार किया गया। बौद्धिक विकास को बढ़ावा मिला। मानव धार्मिक आडंबरों का खंडन कर तर्कवाद को प्रोत्साहित किए, भले ही उसके उन्हें अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़ी हो। जैसे केपलर, मानवों द्वारा नए नए स्थानों का खोज किया केपलर ने, ठीक है, ताकि प्रौद्योगिकी का प्रसार किया जा सके और उनके मध्य संबंधों को स्थापित कर सकें। स्मरणीय है कि यूरोप में इस प्रकार के परिवर्तनकारी घटनाओं के सहारे ही हम आज पूरी दुनिया को करीब से देख पाए। वैज्ञानिक व औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, जिसके लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी। इसी ने साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद को प्रोत्साहित किया, जिसके कारण अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया देशों भारत, चीन, इंडोनेशिया में प्रौद्योगिकी के बल पर संबंध स्थापित किया। ऐसा कहा जाता है कि साम्राज्यवादी देशों का उद्देश्य केवल व्यापार करना तथा, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे उपयुक्त देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके इनके स्व प्रौद्योगिकी को प्रभावित किया, चाहे वो कुटीर उद्योग हो या हस्तशिल्प उद्योग। इतिहासकारों का मानना है कि ये संबंध एकत्व के महत्व पर आधारित था, जिसके तहत यूरोप के प्रौद्योगिकी को तो बढ़ावा मिला, लेकिन
भारतीय एवं अन्य देशों का शोषण किया गया। हालांकि सत्ता की बदलती प्रवृत्ति एवं प्रकृति ने आगे चलकर कुछ एक प्रौद्योगिकी का विकास किया गया, जैसे रेलवे लाइन का विकास, शिक्षा का आधुनिकीकरण, डाक का विभाग का विकास, निम्न स्तर पर उद्योगों का विकास आदि। इसी क्रम में प्रथम विश्व युद्ध 1929 की आप हिस्ट्री ज़्यादा लिख रही हो, हिस्ट्री नहीं लिखना। एग्जामिनर को लगेगा कि आप हिस्ट्री ऑप्शनल की स्टूडेंट हो, इसलिए आप पूरी कहानी हमें बता रही हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको हिस्ट्री नहीं लिखना है, आपको शुरू में एक दो लाइनों को आपको करंट से ऐड करना है कि कैसे करंट में आज प्रौद्योगिकी रिलेशन को प्रभावित कर रही है, ठीक है। फिर बीच में आप ये पुट डालना, तो एग्जामिनर को और अच्छा लगेगा। ऐसे क्या होगा ना, एग्जामिनर 2 से 3 पेज, जैसे मैंने ही अभी आपके 4 पेज पढ़ लिए, तो 4 पेज पढ़ने के बाद मुझे लग गया कि हाँ आप हिस्ट्री की स्टूडेंट हो। ऐसा नहीं है कि आप मेरे से पढ़ती हो तो मुझे इसलिए पता है कि आप हिस्ट्री की स्टूडेंट हो, बल्कि इसलिए भी पता चल गया कि अच्छा आप इसको ऐसे लिख रही हैं तो आप हिस्ट्री की हैं, ठीक है। तो आप ऐसा मत करिए, आप शुरू में पहले बताइए आज के संबंध, चाहे इजराइल के हों, चाहे रसिया के हों, चाहे चाइना के हों, चाहे अमेरिका के साथ S-400 मिसाइल का जिक्र करिए, ठीक है, ड्रोन का जिक्र करिए, ठीक है, आप इजराइल के साथ सिस्टम का जिक्र करिए, ये सारी चीज़ें आप बताइए। तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये लड़की भटकी नहीं है। हालांकि एग्जामिनर को तो ये भी नहीं पता चलेगा कि आप लड़की हैं कि लड़का हैं, तो ये चीज़ आप बताइए, ठीक है। तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि अच्छा आपने विषय की बागडोर को संभाल लिया है और उसे इनकोड करके बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर आप इसे हड़प्पा से बताने की शुरुआत करेंगी तो शॉर्ट में करें, अभी हम बताएंगे, बट हम यहाँ पे इसलिए रुक गए क्योंकि हमको यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आने में बस एक ही चीज़ लग रही है कि हाँ हिस्ट्री ही अभी चल रही, ठीक है। तो इसको यहाँ से अवॉइड करिए। देखते हैं आगे आपने कहाँ पे लिखा है। विभिन्न देशों के मध्य प्रतिस्पर्धा बड़ी संबंधों में हीन भावना, हीन ऐसे, ठीक है, हीन भावना को देखा गया। प्रौद्योगिकी का बढ़ता प्रभाव ही था जिसके माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर पहली बार परमाणु बम दागा गया लोकल लैंग्वेज है गांव की, ठीक है, परमाणु बम से हमला किया गया। इसके बाद जापान का मानचित्र ही बदल गया। काफ़ी मात्रा में जान माल की हानि हुई। इसका प्रमाण हमें आज भी जापानी लोगों में देखने को मिलता है जो आनुवांशिक रूप से परिवर्तित होते हैं। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विनाशक भी है और निर्माता भी। प्रौद्योगिकी के बढ़ते वर्चस्व ने विश्व को 2 खेमों में बांट दिया। एक खेमा जहां नाटो है, पूरा हिस्ट्री आप लिख डाली हो, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री आपने इतनी ज़बरदस्त पढ़ी है किसी से कि आपने उनके पूरी की पूरी एक एक बात को लिख दी, ठीक है। वहीं दूसरा खेमा वारसा के रूप में उभरा। इसके मध्य शीत युद्धों की स्थिति को देखा जो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की छवि को प्रभावित करते थे। इसी बीच एक तीसरा विश्व भी उभर कर सामने आया जो अभी अभी स्वतंत्र हुए थे, जो अपने संबंधों एवं प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने हेतु नैम नामक गठबंधन बनाया। हालांकि इनके तकनीकी, ठीक है, तकनीकी उतने उत्कृष्ट एवं विकसित नहीं थे जितने कि इन 2 ध्रुवीय राष्ट्रों के, ठीक है। 1991 में सोवियत रूस के विघटन के फलस्वरूप पूरी धरा ही बदल गई। कितनी बार आपने धरा के मानचित्र को बदला है इस पूरे आंसर में। भूमंडलीकरण की अवधारणा का उदय हुआ, इससे राष्ट्रों का सोच बदला। राष्ट्रों का सोच नहीं, राष्ट्रों की सोच बदले, है ना, राष्ट्रों की सोच में बदलाव आया, ऐसे लिखना है। उनकी नीति, फिर आपने यहाँ पे लिखा है बदली, उनके संबंध बदले। अब विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील एवं अल्प विकसित राष्ट्रों के ऊपर बाजार के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाने लगा। इस कड़ी में अमेरिका एवं रूस अग्रणी राष्ट्र थे जिनके पास उच्च तकनीक थी। अगर बात भारत की करें तो भारत अपनी, अब बेचारा भारत आया, सोचो 6ठे पेज पे। अगर बात भारत की करें तो भारत अपनी क्षमता के अनुसार, समता नहीं क्षमता, ठीक है, छतरी वाली, लगातार प्रौद्योगिकी का विकास करता रहा और जरूरत पड़ने पर अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के साथ साथ संबंध स्थापित कर विदेश नीति को प्रोत्साहित किया। जिस प्रकार से भारत का चीन और पाकिस्तान के युद्ध के समय अमेरिका भारत का पक्ष ना होगा। आप तो सच में हिस्ट्री लिखी पूरी,
देशों का पक्ष लिया और उन्होंने प्रौद्योगिकी का सहायता भी प्रदान किया कि भारत और अमेरिका के मध्य संबंधों में खटास को दर्शाता है। वर्तमान परिदृश्य में भारत अपनी विदेश नीति में परिवर्तन किया। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी की जगह एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इन नीतियों के माध्यम से भारत अपने पड़ोसी देशों के संबंधों को मजबूत करने का प्रयत्न किया गया, तो वहीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया के देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। साथ ही इसके मध्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी बल दिया गया, जैसे जापान, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर। विगत कुछ वर्षों से अमेरिका को विश्व शक्ति से बाहर करने हेतु चीन अपने प्रौद्योगिकी को काफ़ी उन्नत अवस्था में विकसित कर रहा है, जिसके माध्यम से चीन विकासशील एवं गरीब देशों को कम कीमत पर उत्पाद उपलब्ध कर रहे ताकि उसका विश्व बाजार पर नियंत्रण हो सके और उसका विश्व का महाशक्ति बनने का सपना साकार हो सके। क्योंकि कई समीक्षकों का मानना है कि कोरोना वायरस जो कि चीन के लैब में बनाया गया था का उद्देश्य भी उपरोक्त बातों को परिलक्षित करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था अमेरिका को तबाह करना। आप कैसे कह सकते हो, मतलब इतना बड़ा आरोप बेचारा WHO को कोई नहीं बता पाया, आप कैसे कह दे रहे हो? ठीक है, यहीं से एग्जामिनर को ये लग जाता है कि आप बिना तथ्य परक बातों को ज़्यादा स्पष्टता से कह देती हैं। ठीक है, एकदम से हम नहीं कह सकते कि हाँ अमेरिका कोई तबाह, अमेरिका को करना था तो बेचारा अमेरिका में ही छोड़ कर आता, भारत में क्यों आ गया? ठीक है, अपने देश के लोगों को क्यों मरवा दिया, है ना? हो सकता है उद्देश्य यही हो, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं कह सकती। ये प्रौद्योगिकी का ही कमाल था, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे। विभिन्न समीक्षकों एवं संगठनों के मध्य वाद विवाद शुरू हो गए। वहीं दूसरी ओर भारत अपने आदम्य प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया और फार्मेसी डिप्लोमेसी के माध्यम से अमेरिका, ब्राज़ील, मालदीव, बांग्लादेश आदि देशों को मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजकर कोरोना मरीजों की संख्या नियंत्रण करने की कोशिश की। इसके साथ ही मास्क, किट, कोरोना टेस्ट उपकरण आदि भेजकर भी सहायता किया गया। वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम बता दो ना। इसके अलावा भारत वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत कोविड वैक्सीन को गरीब देशों को मुहैया कराया और उन्हें करीब लाने की कोशिश की गई। भारत द्वारा किया गया सहायता उसकी बढ़ती तकनीकी क्षेत्र का प्रमाण है। भारत रूस से अब लिख रही हो ये बातें, सोचो लास्ट पेज में, तब तक एग्जामिनर थक जाएगा। इन चीज़ों को आप फर्स्ट पेज पे लाइए, फर्स्ट से सेकंड पेज पे। भारत रूस से S-400 हथियार का आयात कर रहा है, जिस पर अमेरिका ने आपत्ति जताई। वहीं फ्रांस से राफेल विमान को खरीदा गया और अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर। इसके माध्यम से भारत न केवल अपने प्रौद्योगिकी क्षेत्र को मजबूत कर रहा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी समन्वित रूप से मजबूत कर रहा है। अगर हम पर्यावरणीय दृष्टिकोण पर नजर डालें तो विकसित औद्योगिक क्रांति के बाद से इतने ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण तत्वों का ये नहीं पूछ रहा है आपसे उत्सर्जन किया कि वर्तमान परिदृश्य में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, हिम पिघलने की दर में वृद्धि आदि वैश्विक संकट बनकर मानव समाज को प्रभावित कर रहा है। इस दिशा में भारत प्रारंभ से ही प्रतिबद्ध रहा है और विकसित देशों पर आरोप भी लगाया जाता रहा है। इसके लिए भारत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित कर रहा है, पेरिस जलवायु समझौतों के साथ अन्य वैश्विक पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन भी कर रहा है। भारत अपनी प्रौद्योगिकी के विकास के बल पर ही आज अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। प्रौद्योगिकी का वाहनी नहीं होता है, वहनी होता है। ठीक है, वहनी क्षमता कम होने के कारण ही हाल में भारत द्वारा कई देशों के 9 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया। ये भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों अपनी ओर आकृष्ट करने का भी एक जरिया है। कुल मिलाकर इस पर अवलोकन किया जाए तो आज प्रौद्योगिकी के कारण ही सूचना एवं संचार क्षेत्र में क्रांति संभव हो पाया है, जिसने मानव जीवन को काफ़ी सरल और सहज बना दिया और देश विदेश की खबरों को चंद मिनटों में देख या सुन लेते हैं। विभिन्न देशों के मध्य संचालित संगठन क्वाड, आसियान, बिम्स्टेक, सार्क आदि बढ़ते प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान कर संबंध स्थापित किया जा रहा है। इसमें भारत एक उभरती राष्ट्र के रूप में सामने आता। हम कह सकते दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग है सहमति निर्माण उद्योग। देखो, अगर मैं बात करूं इस आपके पूरे एसे में तो लगभग 80% कंटेंट आपका हिस्ट्री का है, 10% कंटेंट इसमें करंट का है। ठीक है, 5% इसमें करंट इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है और 5% जो इसमें कंटेंट है वो भाषा शैली पे आधारित है। ठीक है, इसको 80% नहीं करना है आपको ये जो 10% वाला है इसको लाना है 80% पे। ठीक है,
कैसे लाएंगे, कैसे अपनी भाषा को बेहतरीन बनाएंगे, हम आप ही के ऐसे को पढ़ते हुए बहुत ही तेज़ी में पूरी कहानी बता देते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकती हैं, जैसे प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो आप ऐसे बता सकती हैं कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक में मानव की विकास यात्रा में प्रौद्योगिकी का अहम योगदान रहा है। जब जब मानव विकास की यात्रा की बात की जाती है तब तब हम प्रौद्योगिकी की बात अवश्य करते हैं, चाहे हड़प्पा की बात हो, चाहे मेसोपोटामिया की बात हो, या फिर मिस्र की सभ्यता की बात हो। इन सभी सभ्यताओं में प्रौद्योगिकी का अहम रोल था। इसीलिए हम ये भी मान सकते हैं कि उस समय दिलमुन और माकन के जहाज़ों के द्वारा जिस तरीके से व्यापार को बढ़ावा मिला, वो कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी का उन्नत प्रतिमान ही था जिसने उन्हें आपस में जोड़ा। और इस प्रौद्योगिकी के आपस में जुड़ने के कारण ही दोनों में एक दूसरे का सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, जिससे सभ्यताओं का श्रेष्ठीकरण भी नजर आता है। वर्तमान संदर्भ में कोविड-19 के पेंडेमिक की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है। ये संबंध अब न केवल उस समय के सौहार्द और सॉफ्ट पावर या संस्कृत पर आधारित रह गया है, बल्कि अब इसमें प्रौद्योगिकी ने अपनी एक नई भूमिका को निर्वाहित किया है। बात चाहे S-400 मिसाइल की परचेजिंग की हो, या फिर बात फ्रांस के द्वारा राफेल विमान की खरीद की, या फिर अमेरिका के द्वारा हुआई कंपनी पर 5G रोक की, ये कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रासंगिकता को परिलक्षित करते हैं। बात अगर हम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की करें या फिर हम ईस्ट एशियाई कंट्री की बात करें, इन सब में भी प्रौद्योगिकी अपना एक अहम रोल प्ले कर रही है। भारत के द्वारा जिस तरीके से वियतनाम या ईस्ट एशिया की कंट्री को अपनी ब्रह्मोस की सप्लाई कर चाइना को काउंटर करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं ईरान और अफगानिस्तान में अपने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देकर या निवेश को प्रोन्नति प्रदान कर पाकिस्तान को काउंटर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात वास्तव में उस दौर की है जब हर एक देश प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी गति को संचालित कर रहा है। हम देखते हैं कि किस प्रकार भारत के द्वारा मौसम पूर्वानुमान को लेकर अपने आस पड़ोस के देशों को भी शामिल किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी अपने आप में एक संबंधों को परिलक्षित करती है। कोविड-19 के पेंडेमिक की दौर की बात हो, जहां विश्व के कई सारे देश वैक्सीन विनिर्माण के बावजूद भी एक दूसरे देशों की मानवतापूर्ण सप्लाई न करने की अपेक्षा बल्कि पैसे पर आधारित होकर अपने संबंधों को तरजीह दे रहे थे, जिस कारण कईयों के संबंध प्रभावित हुए। लेकिन भारत ने अपनी वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के माध्यम से न केवल गरीब और अल्प विकसित देशों में प्रौद्योगिकी से निर्मित वैक्सीन वहाँ पे पहुँचाई, यहाँ पे एक लाइन आएगी, प्रौद्योगिकी से निर्मित वैक्सीन का निर्यात किया, बल्कि अपने संबंधों को और भी ज़्यादा प्रगाढ़ता या और भी ज़्यादा प्रचुरता प्रदान की। बात अगर हम बुलेट ट्रेन की करें कि किस तरीके से जापान के द्वारा भारत में पहली बुलेट ट्रेन लगाई जाने की बात हो, या फिर बात हम सऊदी अरब की करें कि किस तरीके से भारत में तेल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने की बात हो, ये कहीं ना कहीं संबंधों में प्रौद्योगिकी के उन्नतकरण के स्वरूप को दर्शाते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें भी कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी अपना एक सुअवसर खोजते हुए नजर आ रही है। किस तरीके से भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के सैटेलाइट को कम से कम दामों में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने में अपनी अहम रोल को प्ले कर रहा है। इसी दिशा में अगर विश्व स्तर पर हम नज़र डालें तो कहीं ना कहीं अमेरिका या रूस के मध्य संबंधों का आधार भी प्रौद्योगिकी है। कहीं ना कहीं अमेरिका और चाइना के मध्य विवाद का संबंध भी प्रौद्योगिकी है। ये विवाद है उस समय की 5G तकनीकी हुआई कंपनी का, ये विवाद है उस समय के व्हाट्सएप और गूगल कंपनी के साथ साथ चाइना की अपनी खुद की कुछ निजी कंपनियों का। इन विवादों में कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी का अपना एक अहम रोल रहा है। ठीक है, आप ऐसे बताइए इन चीज़ों को, और जब आप ऐसे बताएं तो आप फिर बताएं बीच में कि वास्तव में ये प्रौद्योगिकी की जो रेस है या प्रौद्योगिकी का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो महत्ता है वो केवल वर्तमान की देन नहीं है, बल्कि ये औद्योगिक क्रांति के उस समयावधि की देन है जब विश्व में कई सारे देश पुनर्जागरण और प्रबोधन के विचारों से पोषित होकर नई नई वैज्ञानिक तकनीकी के माध्यम से अग्रणी भूमिका में आ रहे थे।
बात ये ब्रिटेन से शुरू होती है, लेकिन जापान और जर्मनी के उन्नतीकरण ने इनके उद्योगों को पीछे छोड़ दिया। विश्व युद्ध की घटनाओं ने अमेरिका को विश्व पटल की फलक पर ला दिया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरीके से दुनिया दो ध्रुवों में बट गई और जिस तरीके से तीसरी दुनिया के लोगों ने अपने आप को एक गुट निरपेक्ष आंदोलन में तब्दील कर दिया, वो कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी से ही संबंधित है। समझ गए? ऐसे लिंक किया जाता है हर एक चीज को, और जब आप ऐसे लिंक कर देंगे तो आपका उत्तर काफी बेहतरीन हो जाएगा। आपको पता होगा कि जब हमने आपको इसका फॉर्मेट कवर कराया था तो वहाँ पे हमने कुछ ऐसा ही आपको बताया था कि आप करंट से पहले रिलेट करना, फिर आप एंशियंट में आना, फिर आप मेडवल में आना, फिर आप वर्ल्ड में आना, इंडिया पे ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि इंडिया 75% हम इंडिया पे ही हैं आज। ठीक है, इंडिया किस तरीके से फिलिस्तीन से दूर होकर इजराइल के साथ संबंध अपने मजबूत कर रहा है, प्रगाढ़ता प्रदान कर रहा है। प्रगाढ़ वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है, ठीक है, उसे प्रदान कर रहा है। किस तरीके से संबंधों में मधुरता को स्थापित कर रहा है। अमेरिका की बात हो या रसिया की बात हो, दोनों को बैलेंसिंग अप्रोच में लेकर चल रहा है। जापान के साथ कैसे अपने संबंधों को मजबूती दे रहा है, समय समय पर चाइना के साथ भी संबंधों को मजबूती देता है। तो आप ये बातें बताएंगे कैसे पड़ोस के देशों में उनके पत्तनों को या कहें कि उनके पोर्ट्स को निर्माण करने की बात कर रहा है, कैसे वहाँ पे नई नई टेक्निक का उपयोग करवा रहा है, ठीक है, कैसे डैम हैं उनको रिहेबिलिट कर रहा है। तो ये चीज़ें आप बताएंगे तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि अरे वाह, मतलब ये चीज़ें आप बता रहे हो। आप जारांज डेलाराम हाईवे जो अफगानिस्तान में, उसका जिक्र कर सकते हैं। रिफाइनरी पे इंडिया का जो वियतनाम में इन्वेस्टमेंट हो, ONGC विदेश लिमिटेड का, आप उसका जिक्र कर सकती हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें जिक्र करने को होती हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि इतिहास में या जिस विषय में आप पारंगत हैं उसको इसमें अभिव्यक्त ना करें तो केवल और केवल 20 से 30%। जैसे सिंपल सी बात है, मैं क्या करता हूँ, मेरा और क्या है, मैंने शायद कभी भी अपनी क्लास में नहीं बताया, कभी भी नहीं बताया, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं उस डायमेंशन को यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज करने लगूंगा तो आपका एग्ज़ाम नहीं रहेगा, आपका उत्तर नहीं रहेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम की जब हम बात करते हैं, यूपी, आपने कभी मेरे से सुना यूपीएससी के एग्ज़ाम में कभी मैं पीसीएस की बात कर रहा हूँ? कभी नहीं करता हूँ। और ऐसा नहीं कि पीसीएस की जानकारी नहीं है, जितने भी भारत में स्टेट में पीसीएस होता है हर एक की जानकारी है, और इतनी अच्छी जानकारी है कि अगर उसका भी फार्मूला मैंने कभी शेयर किया तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाएगा, ठीक है। बट मैं उस पर आना नहीं चाहता हूँ। खैर, तो यूपीएससी में यूपीएससी की बातें कर रहे हैं, वही बात है ऐसे में जब आप लिखें तो अपने ऑप्शनल को मत बताएं। आपने मेरे को भी देखा होगा, हम आपको हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाते हैं, ठीक है। पढ़ाने को हम आपको सोशलॉजी भी पढ़ा सकते हैं, हम आपको PSIR भी पढ़ा सकते हैं, यहाँ तक कि मैथ भी आपको पढ़ा सकते हैं, इकोनॉमी भी पढ़ा सकते हैं। बट हमने कभी अपने ऐसे में हिस्ट्री के पुट को आगे नहीं रखते हैं। रीज़न यही है कि जिस सब्जेक्ट में आप महारथी हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अभिव्यक्त ना करें, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ उसे मिक्सअप करें, ठीक है। तो इससे आपका ऐसे काफ़ी बेहतरीन होता है। तो उम्मीद है आप समझ गए कि आपके ऐसे में कमियाँ क्या हैं, कैसे आप भाषा शैली को बेहतरीन बना सकती हैं, कैसे इन्हीं बातों को और अच्छे से संकलित करके बेहतरीन तरीके से लिख सकती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए ऐसे के साथ। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। कोविड-19 के पैंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए।